हाय, मैं यश प्रजापति आप लोगों का स्टडी विद एसएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाऊंगा। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अध्याय आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हमने पहले लिख दिया कि अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे आम हो गया, इमली हो गया, सब कैसे हैं, स्वाद में खट्टे हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये अम्लीय हैं। और अम्ल की दूसरी क्वालिटी होती है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और अम्ल जो है जलीय विलयन में हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सांद्र अम्ल, दूसरा होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल के बारे में कुछ पहले एग्जाम्पल बता देते हैं। HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 जिसको वो कहते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। जैसा कि हमने बताया अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है सांद्र, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम होती है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। वहीं पर दूसरा आता है तनु अम्ल, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक होती है, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। पहला है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। या ये हम कह सकते हैं जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है तो पहला एक लवण और दूसरे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। Zn इसको कहते हैं जिंक प्लस 2HCl जिसको कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इन दोनों की क्रिया होगी तो यह बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। यह हो जाएगा जिंक क्लोराइड और ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब हम ये कैसे जान सकते हैं कि वह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही बना रहा है, तो इसकी जानकारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब यह अभिक्रिया होगी और यह गैस जब मुक्त होती है, जब गैस की बुलबुली निकल रहे हैं या वह गैस मुक्त हो रही है, उसके पास में अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो वह मोमबत्ती जैसे ही हाइड्रोजन के संपर्क में आएगी तो वहां पर फट फट की ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। अब दूसरी क्रिया है अम्ल का धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो इसमें हम कह सकते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाते हैं। यदि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो हमेशा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला इसका एग्जांपल लेते हैं 2HCl Na2CO3 अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और धातु कार्बोनेट की बात होती है, हो गया सोडियम कार्बोनेट। जब इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यह बनेगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों तरफ जो है इक्वेशन बराबर है और यह बनेगा सोडियम क्लोराइड, यह कार्बन डाइऑक्साइड और यह जल। अब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाएंगे। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं HCl यदि हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। जब हम क्रिया करवाते हैं तब ये गैस
ये हमें मिलता है। और यदि हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही मुक्त होती है तो इसकी जानकारी कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको प्रयोगशाला में इस प्रकार से कर सकते हैं। जब हम चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH12। जब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बन जाता है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या दूधिया रंग भी हम कह सकते हैं, और इसके साथ ही बनता है जल। इस प्रकार हम अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करवाएंगे तो अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगर ये कोई पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम कैसे कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो वहां हम उनको बता सकते हैं कि चूने CaOH चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो यह कैल्शियम कार्बोनेट या दूधिया रंग प्राप्त होगा, उसके साथ साथ ये जल मुक्त होगा। अब हमारी अगली क्रिया, जब हम अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा जल बनता है। तो हम करवाते हैं अम्ल की 2HCl धात्विक ऑक्साइड, कोई धात्विक ऑक्साइड ले सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड ले लिए। जब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो हमें यहां बनेगा CuCl2 प्लस H2O, यह हो गया लवण, या इसको हम कह सकते हैं कॉपर क्लोराइड। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कॉपर ऑक्साइड, यह कॉपर क्लोराइड, और ये हो गया जल। जब हम कॉपर क्लोराइड बनने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। जब हम ये क्रिया करवाते हैं तो विलयन का रंग हमेशा कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्षारक। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। जैसे हम ले सकते हैं साबुन का, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ये जब जलीय विलयन से क्रिया करते हैं तो OH ऋणायन आयन देते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके कुछ एग्जांपल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बताते हैं क्षार क्या है। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को ही हम क्षार कहते हैं। अब हम आपको क्षार की कुछ रासायनिक प्रक्रिया बताएंगे। क्षारक की धातु से अपक्रिया। क्षारक धातु से अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उसका एक एग्जांपल हमने सामने दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की जब अपक्रिया करवाएंगे तो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होगी। और इसमें एक बात और हमें ध्यान देना है नोट में कि क्षारक का धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अपक्रिया नहीं होती है। यदि कभी भी आपके सामने क्षारक और धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अपक्रिया दी जाती है तो आप कह सकते हैं कि ये अपक्रिया नहीं होती है। और अगली अपक्रिया का नाम है क्षारक का, अगली अपक्रिया है क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। क्षारक जब अधात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो हम एक अपक्रिया करवाते हैं CaOH का CO2 से। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक अधात्विक ऑक्साइड है। और यहाँ एक चीज और आपको बता देते हैं, अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है अम्लीय प्रवृत्ति। जब वो करेगा वो ऐसा पदार्थ रहेगा उसमें कुछ ना कुछ अम्लीय पदार्थ क्या रहेगा? गुण पाया जाएगा। जब इसमें हम क्या करवाएंगे तो ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। अब हम आपको बताएंगे अम्ल एवं क्षार की अपक्रियाएं।
अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके हमेशा लवण और जल बनाते हैं। तो हम एक अभिक्रिया करवा देते हैं HCl प्लस NaOH। ये Cl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह हो गया अम्ल, यह हो गया क्षार। जब इसकी हम क्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो हम कह सकते हैं अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब हम बताएंगे आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये हम आपको आसान शब्दों में कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया है क्या। तो इसमें यह कह सकते हैं जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला है सूचक। किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाने वाले को हम सूचक कहते हैं। यह गंधी भी हो सकता है या ये कुछ लोग बताते हैं उसको हम स्पर्श करके उसका स्वाद लेकर पता कर सकते हैं ये कैसा है। तो ये ऐसा करना वाकई बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी कुछ ऐसे पदार्थ व अम्लीय और क्षारीय होते हैं जिसको हम हाथ से छूते ही क्या होते हैं, जल जाते हैं, वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो हम कभी भी सूचक की पहचान चख कर या स्पर्श करके नहीं करते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और एक होता है जिसको हम कहते हैं गंधीय सूचक। हम इन तीनों सूचकों को बारी बारी से बताएंगे। पहला सूचक बताएंगे प्राकृतिक सूचक क्या होता है। प्राकृतिक सूचक वह सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है, वह सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यहाँ पर हम 2 प्रकार के सूचकों के लिए, पहला है लिटमस पेपर, दूसरा है हल्दी। अगर हम कैसे जानें कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। अगर 2 विलयन रखा गया है, हमें जानना है कि यह अम्लीय कौन है कौन क्षारीय है, तो हम उसे लिटमस पेपर द्वारा जान सकते हैं। यदि हम लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे, नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो यह लाल हो जाता है, और यदि हम लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो यह नीला हो जाता है। और यहीं पर है हल्दी। यदि हल्दी को हम अम्ल में डालते हैं तो यह पीला हो जाता है, और इसी हल्दी को हम क्षार में डालते हैं तो वहां पर लाल रंग प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राकृतिक सूचक द्वारा हम बता सकते हैं कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। और दूसरा सूचक है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। इसे कहते हैं वे सूचक
जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन्हें हम कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। यहाँ पर हमने दो चीजों के लिया है, फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज। यदि हम फेनोल्फथालीन को अम्ल में मिलाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि हम फेनोल्फथालीन को क्षारक से मिलाते हैं वो क्या हो जाता है, गुलाबी रंग धारण कर लेता है। और वहीं पर यदि हम मेथिल ऑरेंज को अम्ल से मिलाते हैं तो अम्ल नीला हो जाता है, और क्षारक से जब उसको मिलाते हैं तो वह उसका रंग पीला हो जाता है। और अब तीसरा बचता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हम ले रहे हैं प्याज का रस, यदि हम प्याज के रस को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वहाँ एक तीक्ष्ण गंध आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वहीं पर यदि हम प्याज को क्षारक से मिलाते हैं तो वहाँ पर कोई गंध नहीं निकलेगी, तो हम वहाँ पर जान सकेंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। और इसके अलावा एक आता है वनीला। वनीला एक फ्रूट के रूप में आता है, फ्लेवर के रूप में आता है। जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे या केक लेते होंगे तो वहाँ पर बताया जाता है स्ट्रॉबेरी या वनीला, बहुत सारी चीजें फ्लेवर के बारे में बताया जाता है। वहीं पर हम बता रहे हैं वनीला। वनीला क्या है, यदि वनीला को हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वहाँ पर उसका गंध सेम रहेगी, वनीला ही जैसी रहेगी, लेकिन क्षारक में मिलाएंगे तो क्षारक के साथ वहाँ पर कोई भी गंध नहीं उत्पन्न होगी। यह हमारा रसायन विज्ञान के दूसरा अम्ल क्षारीय लवण का पहला पार्ट है। बाकी जो बच रहे हैं उसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आज जो हमने जितना बताया है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।